बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, पढ़ना है, वो ब्लड है। सबसे पहले तो हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड बेसिकली हमारे पास क्या होती है, और नेक्स्ट फिर ब्लड की कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ब्लड की कंपोजिशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि ब्लड तो हमारे पास एक सिंपल चीज़ है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि एक सुर्ख कलर का खून होता है, एक फ्लूइड होता है, लेकिन बेसिकली ऐसी चीज़ नहीं होती है। ब्लड तो हमें देखने से तो सिर्फ रेड ही नज़र आ जाता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया जहाँ की चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। उसका कंपोजिशन की तरफ अगर हम आएंगे तो अभी हम डिस्कस कर देंगे कि ब्लड के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड को दूसरे फ्लूइड से डिफरेंट बना देती है। तो ब्लड सिंपली अगर ओवरऑल उसकी डेफिनेशन करें तो ब्लड की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास वो फ्लूइड जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक या सेल्स तक ज़रूरी अशिया को पहुंचाना, और वहीं से वेस्ट मटेरियल को या वहीं से जो फजूल चीज़ें होती हैं उनको बाहर बॉडी से निकाल देना। सिंपली आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझते हैं कि हमारे पास है ब्लड एक ऐसे फ्लूइड है, एक ऐसे रेड फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के सेल्स तक या हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको सेल्स तक पहुंचाना, और सेल और टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देना। ये सिंपली उसका फंक्शन है। अच्छा, अब डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि रेडिश कलर फ्लूइड दैट कैरीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज़, कि बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और जो ज़रूरी अशिया है, जितनी भी ज़रूरी अशिया होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको टिश्यूज़ तक पहुंचाना और टिश्यूज़ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, हमारे पास ब्लड का काम। नेक्स्ट, अभी अगर आप देखें, अब अगर एक छोटे से ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में अगर हम ब्लड को निकाल दें, ब्लड को अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर रखें तो हम देख लेंगे कि कुछ मिनट के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास दो किस्म का ब्लड नजर आएगा। ब्लड कैसे नजर आएगा? ये पर ये फोटो हमारे पास छोटा सा ट्यूब है या छोटा सा टेस्ट ट्यूब है जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रा की है। ठीक है, आपके पास उसका ब्लड का येलो कलर बन जाता है, फ्लूइड होता है, बिल्कुल येलोइश कलर फ्लूइड होता है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा का नाम देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले हिस्से में थोड़ा डार्क रेड कलर का खून नजर आएगा। ठीक है, ये जो डार्क रेड कलर का खून है उसको हम नाम देते हैं ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। हमने खून निकाला, खून को हम छोटे से ट्यूब के अंदर रखा, ट्यूब में कुछ टाइम के बाद हमने ये ऑब्जर्व कर दिया कि ट्यूब के अंदर ऊपर वाले हिस्से में हमें थोड़ा व्हाइट कलर का या येलो कलर का हमारे पास फ्लूइड नजर आया, और नीचे वाले हिस्से में हमें डार्क और रेड कलर का खून नजर आया। अच्छा, अब देखो प्लाज्मा हमारे पास और ब्लड सेल, ये दो चीजें हमारे पास खून के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि क्या प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर कितना मौजूद है और ब्लड सेल्स हमारे पास कितने मौजूद है। 100% में से, ब्लड के 100% में से 55% आपके पास प्लाज्मा मौजूद होता है, और आपके पास 45% आपके पास ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ये खून के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम खून को किसी बीकर या टेस्ट ट्यूब के अंदर रखें, अगर हम उसकी ऑब्जर्व करें तो उसमें आपके पास 55% आपके पास प्लाज्मा नजर आएगा, और 45% आपके पास क्या नजर आएगा? ब्लड सेल नजर आएगा। अच्छा, अब प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, तफसील से उसके ऊपर बहस करेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है खून के अंदर और ब्लड सेल्स क्या होते हैं। तो आ जाते हैं उसकी कंपोजिशन की तरफ, क्योंकि कंपोजिशन में दोनों चीज़ें आती हैं कि ब्लड किस चीज़ पर कंपोज करता है, प्लाज्मा उसके अंदर मौजूद है और ब्लड सेल्स मौजूद है। कंपोजिशन में अगर आप देखिए, सबसे पहले हम प्लाज्मा की तरफ आते हैं, प्लाज्मा को पढ़ते हैं क्योंकि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी तरफ पहले आ जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर मेनली जो कसरत से पाया जाता है वो हमारे पास 90% पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा मुल्तविल प्लाज्मा होता है, ये पानी है, उसके अंदर 90% मोस्टली जो होता है पानी होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कितने होते हैं? प्रोटीन्स की एक खास लिमिट है, वो हमारे पास है 7 to 8%। 7 to 8% आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। ये
प्रोटीन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स आपके पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहला पानी था, 90% या 90% आपके पास वाटर मौजूद था। नेक्स्ट आपके पास प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन की मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है? प्रोटीन की कंसंट्रेशन आपके पास 7 to 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन प्रोटीन के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से प्रोटीन है जो प्लाज्मा को बनाते हैं, प्लाज्मा में फंक्शन करते हैं। सबसे पहला आपके पास प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन है। एल्बुमिन प्रोटीन की तरफ नेक्स्ट आपके पास है ग्लोबुलिन प्रोटीन है। थर्ड वन आपके पास है फाइब्रोनोजिन है, ठीक है। ये तीन किस्म के प्रोटीन्स हमारे पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद है जो प्लाज्मा को 7 to 8% बना देता है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास एल्बुमिन कौन से प्रोटीन्स हैं। एल्बुमिन आपके पास वो प्रोटीन्स है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। कौन से प्रेशर को? ऑस्मोटिक प्रेशर को। अच्छा, जो एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं, एल्बुमिन प्रोटीन्स का काम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक प्रेशर हम सब जानते हैं कि पानी का जो लेवल होता है, पानी का नॉर्मल लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करना, ये किस प्रोटीन का काम है? एल्बुमिन प्रोटीन का काम है। समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलिन। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा, आपने पढ़ा भी है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम को हम नाम देते हैं डिफेंस सिस्टम का नाम देते हैं। डिफेंस सिस्टम क्या सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है? ये हमारे बॉडी का वो दिफाई निज़ाम होता है या वो सिस्टम होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गैर जरासीम से मुराद फॉरेन पार्टिकल, आपके पास कोई भी पार्टिकल हो सकता है, चाहे आपके पास बैक्टीरिया हो, चाहे आपके पास वायरस हो, चाहे आपके पास कोई फंगस हो, किसी भी किस्म का जरासीम जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ये डिफेंस सिस्टम क्या करता है? ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं? वो जरासीम जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उन पर अटैक कर देते हैं, उनको मार देते हैं। चाहे जिस किस्म के भी जरासीम हो, जिस किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सारे बैक्टीरिया को वो मार देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं ना कि हर कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम होता है। उनके फौजी निज़ाम जिसको हम कहते हैं दिफाई निज़ाम कहते हैं, वो बॉर्डर पे खड़ी रहती हैं फौज और अपनी कंट्री के और अपनी मुल्क की हिफाजत करती हैं। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक दिफाई निज़ाम है, एक फौजी सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी के इंटरनल जितने भी पार्ट्स आते हैं उन सब की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलिन है ये एंटीबॉडीज बना देती है। एंटीबॉडीज क्या है? हमारा डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे अभी मैंने बता दिया कि डिफेंस सिस्टम है हमारे जरासीम वगैरह के खिलाफ लड़ता है। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज भी आपके पास डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज होती क्या है। असल लफ्ज़ों में हम समझते हैं कि एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज आप प्रोटीन से बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो वायरस, बैक्टीरिया उन वगैरह के ऊपर ये अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम है कि एंटीबॉडीज बनाना और एंटीबॉडीज का काम है कि वायरस, जरासीम वगैरह को मार देना। अच्छा, एंटीबॉडीज नेचर में प्रोटीन्स हैं, ठीक है, नेचर में प्रोटीन्स हैं। थर्ड वन हमारे पास है फाइब्रोनोजिन है। फाइब्रोनोजिन हमारे पास क्या होते हैं? फाइब्रोनोजिन हमारे पास क्या काम करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्या काम करती है? ब्लड अच्छा, आपने देखा भी है कि जब भी हमारे स्किन को कोई चोट लगती है, हमारा स्किन कट जाता है, हमारे बॉडी का स्किन का कोई हिस्सा कट जाता है, उसके बाद हमारे बॉडी से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, हमारे बॉडी से ब्लड जा रहा होता है, हमारे बॉडी से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। तो ये फाइब्रोनोजिन क्या काम करते हैं? जब चोट लगता है, ब्लड बहता है, ब्लड के बाद कुछ टाइम के बाद ब्लड बिल्कुल क्लॉट हो जाता है, मींस ब्लड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड जो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कौन करा देते हैं? फाइब्रोनोजिन हमारे पास एक ऐसे प्रोटीन है जो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। पहला चीज वाटर, नेक्स्ट आपके पास प्रोटीन्स के नाम मैंने बता दिया और इनके क्या क्या फंक्शन भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन आपके पास है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद है ब्लड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद है हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास मौजूद है ब्लड के अंदर, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास हार्मोन्स है, हार्मोन्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, एंजाइम्स भी आ जाते हैं। एंजाइम्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। थर्ड वन आपके पास हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ग्लूकोज हो गए। ग्लूकोज भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर आ जाती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कार्बोनेट हैं, ठीक है। कार्बोनेट को हम सिंपली केमिस्ट्री में उसका फार्मूला हमारे पास है कि CO3 -2। अच्छा, उसके बाद आपके पास फॉस्फेट है, फॉस्फेट का फार्मूला आपके पास PO3 -2। ये हमारे पास फॉस्फेट है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हमारे पास कार्बोनेट आ रहे हैं और आपके पास फॉस्फेट आ रहे हैं, समझ आ गई है। इसके बाद कैल्शियम की भी, कैल्शियम आयंस भी हो सकते हैं आपके पास, क्लोरीन आयंस भी है, सोडियम आयंस भी हमारे पास प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हो गए। तो ये तीन चीजें थी जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। फर्स्ट वन आपके पास पानी है, 90% आपके पास पानी मौजूद होता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्या मौजूद है? प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो 7 to 8% मौजूद होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, प्लाज्मा हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं। हमने कहा था कि टेस्ट ट्यूब के अंदर लास्ट में जो हमारे पास डार्क रेड कलर का जो खून बच गया था, हमने उनका नाम दे दिया था कि ब्लड सेल्स का नाम दिया था। और ब्लड सेल हमारे पास क्या है? ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर अगर आप देखिए 100% में से 100% में से आपके पास 45% ब्लड सेल्स मौजूद होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड सेल्स के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अच्छा, फर्स्ट वन जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, सेकंड वन को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड वन को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम उसको कहते हैं, समझ आ गई? अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ डेफिनेशन बता देता हूँ। अभी आगे उसका मैं एक्सप्लेन बता देता हूँ कि रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, और व्हाइट ब्लड सेल का क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन होता है, और प्लेटलेट का क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन होता है। आते हैं रेड ब्लड सेल की तरफ। रेड ब्लड सेल हम आसान लफ्जों में या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरबीसीज कहते हैं उसको, आरबीसीज का नाम देते हैं उसको, क्लियर। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है उसका, क्या काम करता है रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल का सिंपल फंक्शन ये फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन कैरी कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कैरी करता है। उसका फंक्शन जस्ट और जस्ट ऑक्सीजन कैरी करना है। और भी फंक्शंस हैं लेकिन मेन जो उसका फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, ये रेड ब्लड सेल का काम है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल है, या फिर मैंने लिखा है कि डिफेंस सिस्टम, डिफेंस निजाम के काम करते हैं इम्यून सिस्टम की तरह। व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर के फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं, बाहर के जरासीम, कोई बाहर का बैक्टीरिया वगैरह जब आता है, ये सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको मार देते हैं और हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने सेल्स हैं, उनकी हिफाजत कर देते हैं। अच्छा, थर्ड वन आपके पास क्या है? प्लेटलेट्स। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि फिब्रिलेशन का क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी तरह प्लेटलेट्स का भी यही फंक्शन है। प्लेटलेट्स का फंक्शन है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमारे सिर को चोट लगता है, चोट लगने के बाद हमारे बॉडी से खून बहता है, खून जा रहा होता है, कुछ टाइम के बाद वो खून अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। वो इस वजह से, वो प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स का काम है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ये आप उसका ब्रीफ डेफिनेशन हो गया। अभी मैं इसका एक्सप्लेन से वन बाय वन आपको समझाता जाऊंगा। अच्छा, हमने पढ़ लिया था कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, हमने ब्रीफ इसकी डेफिनेशन कर दी थी।
अब हम आते हैं रेड ब्लड सेल की डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम एक और नाम भी दे देते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे? एरिथ्रोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, अब हम आते हैं उसकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। रेड ब्लड सेल्स तो हमने कहा सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स के एक टाइप है, तो उसमें हम ये देख लेंगे कि रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रेड ब्लड सेल्स को इतने इंपॉर्टेंट बना देती हैं कि सारा ब्लड का काम रेड ब्लड सेल्स ही करते हैं। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल का शेप होता है वो हमारे पास बाइकॉन्केव शेप होता है। बाइकॉन्केव शेप कैसे होता है? कनकेव का जो आप शेप देखेंगे, कनकेव लेंस जो हमारे पास होता है उसका शेप होता है आपके पास यू शेप होता है उसका। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? बाइकॉन्केव का शेप होता है। अच्छा, अगर हम देख लेंगे कि बाइकॉन्केव शेप कैसे होता है, उसका हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऊपर से भी थोड़ा खड्डा होता है उसका और नीचे से भी खड्डा होता है। ठीक है, उसमें ऊपर से भी थोड़ा खड्डा होता है और नीचे से भी थोड़ा खड्डा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं बाई कहते हैं, हम टू को कहते हैं कि ऊपर से भी खड्डा है और नीचे से भी खड्डा है, तो उसको हम नाम देते हैं बाइकॉन्केव शेप का हम नाम देते हैं। समझ आ गई है? अच्छा, और फिर हम ये देखते हैं कि रेड कलर बिकॉज इट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेड ब्लड सेल खून का कलर रेड क्यों होता है? रेड ब्लड सेल ये इस वजह से रेड होता है क्योंकि इस बाइकॉन्केव शेप जो आपके पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आसपास सुर्ख कलर के प्रोटीन्स हैं। सुर्ख कलर के प्रोटीन्स मौजूद हैं। वही सुर्ख कलर के जो प्रोटीन्स है, वही प्रोटीन्स ब्लड का कलर रेड कर देते हैं। अच्छा, उन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन का नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं उनको? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये ऐसे किस्म के प्रोटीन्स हैं, ऐसे रेड कलर के प्रोटीन्स हैं जो खून का कलर क्या कर देते हैं? सुर्ख कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये बाइकॉन्केव शेप के ऊपर कैसे होते हैं? ये बाइकॉन्केव शेप के ऊपर ऐसे होते हैं, बिल्कुल उसमें बाइकॉन्केव शेप ऐसे लगता है जिसमें बिल्कुल सुर्ख चादर उड़ गई है। मीन सारे के सारे हीमोग्लोबिन उसके पास आ जाते हैं। ठीक है, आप देखो जो आपके पास बाइकॉन्केव शेप है रेड ब्लड सेल का, उसके आसपास सुर्ख कलर के प्रोटीन्स है कि नहीं है? तो इसी वजह से जो ब्लड का स्ट्रक्चर है सुर्ख होता है, वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि ब्लड के एक कतरे में, सारे ब्लड में नहीं, ब्लड के एक कतरे में हमारे पास 5 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। खून के एक कतरे में, सारे खून में नहीं, खून के एक कतरे में हमारे बॉडी के अंदर सारा खून कितना है? हमारी बॉडी के अंदर हमारे पास जो टोटल ब्लड है वो आपके पास है 7 लीटर होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड होता है वो 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। तो सारे ब्लड की बात नहीं कर रहे, ब्लड के एक कतरे में पर मिलीमीटर क्यूब, एक कतरे के अंदर आपके पास 5 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इट्स वैल्यू इज हाई फॉर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। रेड ब्लड सेल की जो वैल्यू होती है, रेड ब्लड सेल की जो मिकदार होती है, जो रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन होती है, वो बढ़ जाती है उन लोगों में जो लोग बहुत ज्यादा हाई बुलंदी के ऊपर रहते हो, पहाड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा, सतह समंदर से मींस बहुत ज्यादा ऊपर वाले हिस्से में रहते हो, तो वहां पे रेड ब्लड सेल्स, उन लोगों में रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। अच्छा, आपने देखा ना कि आप सतह समंदर से जितना ऊपर चले जाते हो वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अब जाहिर सी बात है जो लोग ज्यादा बुलंदी के ऊपर रहते हैं तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है कि नहीं होती है? तो जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको
जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस रिक्वायरमेंट्स के तहत तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, तो उनके बॉडीज क्या काम करती हैं, उनकी बॉडी काम करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बना देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स इस वजह से बना देते हैं ताकि उनकी बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स है, जो ऑक्सीजन जो उनको बॉडी को रिक्वायर होती है, वो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड हो सके, जो मिल सके। इसलिए कि जो लोग ज़्यादा बुलंदियों के ऊपर रहते हैं, जो ज़्यादा हाइट के ऊपर रहते हैं, तो उनमें रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बनस्पत उन लोगों में जो नॉर्मल लैंड के ऊपर रहते हैं, जो सतह समुद्र के करीब हो या उसके आसपास हो। उसका रीज़न मैंने बता दिया कि इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बना देती है। जब ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बन जाती हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनने से फिर उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे एक पॉइंट में भूल गया कि ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में बनते हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर आप देखें कहाँ पे बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, हमारे पास बोन मेरो के अंदर बनते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बोन मेरो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हड्डी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास एक बोन है जिसको हम नाम देते हैं ठीक है, उस बोन को हम कहते हैं बोन मेरो कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस बोन के अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं बोन मेरो। इस बोन के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं बोन मेरो कहते हैं। इसी फ्लूइड के अंदर क्या बनता है, आरबीसीज बनते हैं हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स, यही बोन मेरो के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बोन मेरो के अंदर बन जाती है, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, जब न्यूक्लियस नहीं होता है जाहिर सी बात है हम देखते हैं सवाल ये भी पैदा होते हैं कि अगर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो ये अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं, अपने तादाद को कैसे बढ़ा देते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जब रेड ब्लड सेल स्टार्ट में नए नए सेल बनते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, वो सेल्स मैच्योर बढ़ जाते हैं। मैच्योरिटी के बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, बिल्कुल लॉस कर देता है। वही सेल स्टार्ट में होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, जब नया नया सेल बनता है प्राइमरी सेल जिसको कहते हैं ना, स्टार्ट में जो पेरेंट सेल से सेल बनता है उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जब ये सेल आपके पास मैच्योर हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ बढ़ जाता है, साइज के बढ़ने के साथ मैच्योर होने के बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियस पहले था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस गुम हो जाता है, उसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज है वो गुम हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो सारे के सारे गायब हो जाती हैं। फिर क्या हो जाता है, जब न्यूक्लियस गायब हो जाता है, जाहिर सी बात जब न्यूक्लियस नहीं है तो सेल को रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो रिप्रोडक्शन तो नहीं हो जाएगी उसकी, उस सेल की तो फिर डेथ हो जाएगी, डेथ होती है उस सेल की। अच्छा, फिर जब न्यूक्लियस नहीं है तो रेड ब्लड सेल का लाइफ टाइम कितने हैं कि वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, कितने टाइम के बाद रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं। वो आपके पास 120 दिन के बाद वो सेल्स मर जाते हैं। रेड ब्लड सेल जब नया बनता है और आखिर जो लाइफ टाइम होता है उसका 120 डेज है, 120 डेज से आगे वो ना जिंदा रहते हैं ना वो रह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, वो अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते, वो खुद बहुत मर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस जब मैच्योर हो जाते हैं वो बहुत अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल का कंपोजिशन था, स्ट्रक्चर था। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अभी हम फंक्शन बता देते हैं उसका फंक्शन क्या फंक्शन है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचा देना, सिंपल काम है। जो हीमोग्लोबिन था बाइकॉन्केव शेप के ऊपर जो आ गया था रेड, जो रेड हीमोग्लोबिन जो थे, जो रेड प्रोटीन्स थे, रेड पिगमेंट था, उसके काम में है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचा देना। रेड ब्लड सेल का यह फंक्शन है कि हमारे बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचा देना। ऑक्सीजन किसके जरिए से पहुंचा देते हैं, ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, इस स्ट्रक्चर के साथ मिल जाता है, मिलने के बाद हीमोग्लोबिन उसको बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का हो गया। अब मैं आपको व्हाइट ब्लड सेल का भी
एक्सप्लेनेशन करा देता हूँ। अच्छा, आपने ब्लड कंपोजिशन, ब्लड रेड ब्लड सेल्स सारे पार्टी अभी आते हैं वाइट ब्लड सेल्स की तरफ। वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता है जैसे हमारे पास रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स था, लेकिन उसमें कुछ सिंपल चीज़ें हैं, उसको समझना भी मस्ट है और इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वाइट ब्लड सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो खून के एक कतरे के अंदर आपके पास 7000 से लेके 8000 की वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। खून के एक कतरे के अंदर, खून के एक कतरे के अंदर आपके पास 700 से लेके 7000 से लेके 8000 मिलीमीटर क्यूब आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं खून के कतरे के अंदर। मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल में वो है कि इसके अंदर कोई इसके अंदर सोडिक न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी में रेड ब्लड सेल में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, लेकिन वाइट ब्लड सेल में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब अगर हम उसकी फंक्शन की बात करें, वाइट ब्लड सेल का फंक्शन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है वाइट ब्लड सेल्स। उसका ये फंक्शन है, जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि हमारे बॉडी के अंदर कोई चीज़, जरासीम कोई चीज़ जब आके अटैक करती है, हमला करती है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उन वायरसेस, उन जरासीम वगैरह के खिलाफ लड़ता है, झगड़ता है, उनको मार देते हैं। अच्छा, अब कैसे मार देता है, ये देखो आपके पास वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रा की, आपके पास कोई वायरस है, कोई वायरस है, ये क्या कर रहा है, ये वायरस उसकी तरफ आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास कोई वायरस है, ये वाइट ब्लड सेल, ये वायरस जब उसके करीब आता है, ये क्या हो जाता है, ये वायरस को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ से मुराद वो अपने अंदर ले लेता है वायरस को। इधर देखो, जैसे ये वायरस पहले बाहर था, उसकी तरफ आ रहा था, बाद में उसने वायरस को अपनी तरफ गल्फ कर दिया, गल्फ करने के बाद उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो प्रोसेस जिसमें वाइट ब्लड सेल्स वायरस को इनगल्फ कर देते हैं, अपने अंदर लेकर खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं कि मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी आपके पास वाइट ब्लड सेल्स के नेचर में, ये है कि वाइट ब्लड सेल्स, और इनका क्या काम है कि वायरस वगैरह को इनगल्फ करके मार दे। वाइट ब्लड सेल का सिंपल फंक्शन है कि हमारे बॉडी के ऊपर, बॉडी के अंदर जो जरासीम, जो बैक्टीरिया वगैरह आती है, उन जरासीम और बैक्टीरिया वगैरह को मार देती हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये हमारे पास एक खून के एक कतरे के अंदर हमारे पास 7000 से लेके 8000 वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। खून के एक कतरे के अंदर, सारे ब्लड के अंदर ऐसे नहीं होता है। अच्छा, थर्ड वन जो हमारे पास लास्ट वन है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम एक और, अच्छा वाइट ब्लड सेल मैं भूल गया, वाइट ब्लड सेल को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स का नाम देते हैं। अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं हमारे पास? प्लेटलेट्स ना हमारे पास सेल होते हैं, ना उसके अंदर कोई सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होते हैं? या सेल का हिस्सा होते हैं, सेल का कोई फ्रेगमेंट होता है, ये सेल से कोई हिस्सा अलग हो जाता है, उसी फ्रेगमेंट को, उसी अलग वाले हिस्से को हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा, उसका सिंपल फंक्शन ही काम है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमारे बॉडी के स्किन को किसी भी हिस्से को चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद जब खून बहता है हमारे बॉडी से, जो ब्लड बह रहा होता है, उस ब्लड को स्टॉप कर देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स हो गए। सारे लेक्चर हमारे पास यही चीज़ थी, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, आपके पास प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।